बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इशाल फातिमा केस को मैं डे 1 से रिपोर्ट कर रही हूँ और इस केस में अब मज़ीद कुछ चीज़ें तफ़सीलात सामने आई हैं। मोहम्मद हारून हमारे रिपोर्टर भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ में हमने साथ काम किया हुआ है, बल्कि मेरे करियर का आगाज़ जो है उसमें भी ये मेरे साथ ही थे, जिस चैनल में मैं थी। तो एक बड़ी अच्छी और मुस्तरद रिपोर्टिंग करते हैं और इस दफ़ा उन्होंने जाकर, जिस तरह हमेशा से करते हैं, यहाँ पर भी वो फैमिली के घर गए और वहाँ पे जाके उन्होंने हालात वाक़यात जो है वो इकट्ठे किए। और चूँकि जर्नलिज़्म में एक अच्छे चैनल के साथ उनका एक बहुत अच्छा तजुर्बा है, तो उन्होंने बड़े ही एक मैं कहूँगी जस्टिफाइड तरीके से रिपोर्टिंग की है और एक ऐसे तरीके से रिपोर्टिंग की है जो कि करनी चाहिए। वहाँ पर उन्होंने जहाँ जाकर इशाल के वालिदैन से बातचीत की है, और जो तफ़सीलात वो लेकर आए हैं, उन्होंने भी उन पर एतबार करते हुए कुछ ऐसी बातें उनके साथ शेयर की हैं, जो अभी तक उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की हैं। ये बात करते हुए मैं हरगिज़ कोई किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने इस बात को करने से मना नहीं किया। एक्सक्लूसिवली ये बातें उनकी मोहम्मद हारून से हुई है। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई दुआ के बारे में, जो इशाल की दोस्त रही है मुबैना तौर पर, और एक और लड़की के बारे में, जो कि इशाल की भी दोस्त है और गालिबन दुआ की भी दोस्त है। उसके अलावा उन्होंने इशाल के बारे में रिपोर्ट करने में देर क्यों की, जबकि देर नहीं की, अगले दिन रिपोर्ट कर दिया, लेकिन देर क्यों की, खामोशी क्यों इख्तियार की, मीडिया में ये बात क्यों ना आई, ये सब कुछ जो है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उसके अलावा मोहम्मद हारून की अपनी राय होगी या जो भी उनकी और सोच है, मैं उसको इसलिए नहीं बात करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जो एक रूह इस दुनिया से चली गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही इशाल। तो हमें इस वक़्त उस मुद्दे पर बात करनी है कि ये जो हो रहा है ये रुकना चाहिए। हमारे लड़कों को भी बताने की ज़रूरत है कि वो जो पार्टी के नाम पे पार्टीज़ करते हैं, उन पार्टीज़ का फिर जब ये अंजाम होगा तो उनका भी ये अंजाम होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक गुनाह करे, गलती करे और जिसकी वज़ह से कोई दूसरा सफ़र करे, तो फिर वो बच नहीं सकना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इशाल फातिमा के वालिदैन ने मोहम्मद हारून को ये भी बताया कि हमें बिल्कुल एतबार नहीं है इस तफ्तीशी टीम पर। मेरे ख्याल से इस चीज़ को वेटेज दी जानी चाहिए, टीम को बदलना चाहिए और वो सैंपल जो फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, मैं तो समझती हूँ कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए, चाहे कबर कुशाई करनी पड़े, दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि पिछले पोस्टमार्टम पे तो उनको एतबार ही नहीं है। उनके बकौल जिस वक़्त वो वहाँ हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर ने भी और तफ्तीशी अफसर ने उनको फ़ौरन उस वक़्त बताया था कि आपकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है। वो जो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने, मतलब जो एक चेकअप हुआ था वहाँ पे इमीडिएट, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये बात इनको बताई है। तो क्यों अब इस बात को छुपाया जा रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि उन लड़कों के ताल्लुकात वाक़ईतन कहीं ऐसे नेटवर्क के साथ है जो बहुत मज़बूत हैं और जो अब उनको बचाने पर मुस्तकिल लगे हुए हैं? इस पर तो बाकायदा एक जीआईटी बननी चाहिए, बाकायदा इसके ऊपर एक डॉक्टर्स का बोर्ड बिठाया जाना चाहिए और उसकी वजह है। उसकी वजह है कि और कोई इशाल फातिमा इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो। अब यहाँ पे ये कि नहीं जी लड़कों ने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। लड़कों ने क्या किया, नहीं किया, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो होनी चाहिए जिस पर के जिसका तरीका जो इस्तेमाल किया जाए वो हो जिस पर वालिदैन राज़ी हो। अगर वो उस पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राज़ी नहीं है तो दोबारा से पोस्टमार्टम कराना चाहिए, क्योंकि मकसद सिर्फ़ एक इशाल फातिमा नहीं है, बल्कि कई इशाल फातिमा है और लोगों को ये मैसेज देना है कि जब इस तरह से कुछ होगा तो उसके बाद आप मत समझिए कि आप बचेंगे या एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो को दोबारा करने का मकसद भी मेरा यही है और इस वीडियो को मैं करती रहूँगी, इश्यू को उठाए रखूँगी जब तक कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो महफूज़ नहीं होंगी। इशाल फातिमा से गलती हुई कि नहीं हुई, इस वक़्त मुद्दा ये नहीं है। अगर उससे गलती हुई भी, तो क्या इससे ज़्यादा उसको कोई सज़ा दी जा सकती थी जो उसने भुगत ली? वो तो चली गई इस दुनिया से। अब जो लोग मौजूद हैं, उनको भी तो सज़ा देना बनती है। हाँ, कितनी देनी है, ये अब सवाल है। क्या वो उस अमल में शामिल थे? उसको गोलियाँ देकर, उसको बहलाने-फुसलाने में, उसको वहाँ पर उसकी गलत ट्रीटमेंट करने में या उसको अस्पताल ना दाखिल कराने में उनका जितना किरदार बनता है, तो क्या उतनी हद तक उसको सज़ा दी जानी चाहिए? लेकिन अगर उन्होंने जो उनके वालिदैन का क्लेम है कि उसके साथ ज़्यादती की गई है और गैंग रेप किया गया है, तो क्या उसकी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए? तो उसको भी चेक करना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों की जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है, वो इसलिए भी दी जानी चाहिए, वरना तो हर मुल्ज़िम पर तरस खा के आप उसको माफ़ करते जाएँ और उसके बाद क्या होगा? कोई निज़ाम-ए-अदल जो है वो दुनिया में कायम नहीं हो सकेगा। अब मोहम्मद हारून कहते हैं कि उनके वालिदैन ने ये कहा कि चूँकि सैयद घराने से हैं, वो कहते हैं कि अपनी इज़्ज़त की भी एक टेंशन होती है, तो हमने इसलिए भी इस मामले को ज़्यादा उठाया नहीं कि हमारे ज़हन में ये आया था। अब देखिए वो कहते हैं कि हमारे ज़हन में ये आया था कि ऐसा ना हो इशाल किसी के साथ भाग गई हो, उससे शादी कर ली हो।
कि शायद हमें पता लग जाएगा, लेकिन फिर जब उसका फ़ोन भी बंद, कोई अता पता नहीं, तो फिर हम बहुत परेशान हो रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ऐसा होता है, हमारे लोग जो है अपनी इज़्ज़त की वजह से खामोश हो जाते हैं कि बच्चियाँ भाग ना गई हों, अपना ही तमाशा बनाएँगे, जब दूसरी तरफ से ये पैगाम आ जाएगा कि उसने तो भाग के शादी कर ली, तो हमारे ही मुँह पे चाँटा होगा, हमारे मुँह पे तमाचा होगा। ये सोचकर उन्होंने थोड़ी-सी रिलक्टेंस दिखाई, तो उसकी वजह हरगिज़ ये नहीं थी कि कोई उनको मालूम था कि इशाल ने क्या किया है या इशाल क्या करती रही है या करती रही होगी। ठीक है? मैंने तीनों जुमले बोल दिए हैं, करती है, करती रही है, करती रही होगी। यानी कि इसमें भी अभी डाउट है। हाँ, इशाल फ़ातिमा इस्लामाबाद में पढ़ती रही। हाँ, इशाल फ़ातिमा जो है मतलब वो इतनी कोई जिस तरह से माहौल था उससे थोड़ा-सा वो मॉडर्न थी, ये सब चीज़ें थी, ये कहना है मोहम्मद हारून का। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहना कि वो ड्रग्स करती थी, वो मोहम्मद हारून का कह रहे हैं कि कोई ऐसा ना प्रूफ़ अभी तक मिला है, ना वालिदैन ने इस तरह की कोई बात की है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि कई दफ़ा मुल्ज़िमान को बचाने के लिए पुलिस जिनकी हथेली गरम कर दी जाती है, तो वो केस को इसी तरह से, इस तरह के केसेज़ में हमने बहुत जगहों पे देखा है, वालिदैन को डराने के लिए और ये कि वो इस डर और खौफ से चुप हो जाएँ कि हमारी बेटी की ही बदनामी होगी, ये मुद्दा ही इस तरह से डाल दिया जाता है कि जी लड़के तो बड़े अच्छे थे, लड़के तो ड्रग्स करते थे, वो भी करती थी। ताकि माँ-बाप कहें कि यार हमारी और बदनामी होगी, अब मुँह बंद ही कर लें। ये डराने का तरीका होता है और ये बहुत ही एक गलत और घटिया तरीका है जिसका इस्तेमाल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा किया जाता है कि लड़की पर ही मुद्दा डाल दो कि वही खराब थी, उसका कैरेक्टर खराब था, वही दोस्तियाँ किए हुए थी, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से गई थी। यार कितना आप गंदा करोगे एक शख़्स को जो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फिर उसके साथ वो ज़ुल्म ज़्यादती हुई है कि नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आने दो, उल्टा तुम माँ-बाप को कह रहे हो कि जी कुछ नहीं हुआ, तुम डॉक्टर हो कि वो डॉक्टर है जिसे किया है सारा और फिर उसके बाद लग रहा है कि मैनेज किया गया है। और फिर वो जो बातें अभी इस वक़्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हो रही हैं कि लगता है कि ये लड़के जो हैं इनके ताल्लुकात सियासी घरानों से हैं, शायद सियासी घरानों के कुछ लोगों के गलत कामों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं और उनके काम आते हैं और तभी वो इनको बचा रहे हैं कि ये ना हो कि वो कहीं मुँह खोले तो उनका भी सारा कट्टा-छट्टा जो है वो खुल जाएगा। तो वो अपना जो है गन छुपाने के लिए इनको बचाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं और पूरी मशीनरी जो है इस वक़्त उनके साथ मिली भी है, लग ऐसे ही रहा है। तो अच्छा, अब एक और लड़की जो कि दोआ की भी दोस्त है गालिबन और जो इशाल फ़ातिमा की भी दोस्त है। इसके वालिदैन ने बताया पहले ये कहा गया था कि एक दोस्त का मैसेज आया इसकी वालिदा के फ़ोन पर। अब ये सवाल हुआ तो उन्होंने पहले तो नहीं बताया था, लेकिन अब मोहम्मद हारून कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि दरअसल ये मैसेज दुआ का नहीं था क्योंकि अभी तक हम दुआ के हवाले से बात कर रहे थे कि शायद गालिबन दुआ ने मैसेज किया था इसकी वालिदा को कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में है। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि ये मैसेज जो है एक और लड़की ने किया था, मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहती और ज़ाहिर-सी बात है फिर हमारे मुआशरे में ये भी होता है कि अब बेचारी लड़की के ऊपर तो इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर जो उसकी दोस्तें हैं तो वो भी ऐसी ही होंगी, ये भी कहा जाता है। जबकि ज़रूरी ऐसा नहीं होता है। जो इंसान है वो अपने किरदार का, अपने इख़लाक़ का और अपनी बातों का खुद ज़िम्मेदार है। और अभी तो उस बच्ची के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ बराए मेहरबानी से इज्तनाब करें, बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इस वक़्त निकालना है सुराग उस बात का कि क्यों हो रहा है सब कुछ। इन सब चीज़ों को रोकना है, ना कि ये कि इल्ज़ामात और किसी को गंदा करके डरा के उसको खामोश कराएँ। अच्छा, यहाँ पर वो ये कहती हैं कि मेरी जो मुझे मैसेज आया था वो एक और लड़की का आया था जो कि इशाल की दोस्त है और उसने इसकी वालिदा को कहा था यानी कि इशाल की वालिदा को कहा था कि मुझे इशाल की लाहौर में जो एक दोस्त है दुआ उसका फ़ोन आया है और उसने मुझे बताया है कि इशाल की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में है। इसलिए वो उसने मुझे मैसेज करके बताया था या फ़ोन तो नहीं किया, मैसेज किया था। मैसेज करने का मतलब ये है कि उसको सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाज़ा था, वो बात करके मज़ीद उलझना नहीं चाह रही थी शायद। तो इसीलिए उसने शायद मैसेज किया था। एनीवे झंग में इसके बाद भी एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। उसमें भी इसी तरह से एक लड़की जो है वो गायब हो गई है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन ये वाक़यात जो है एक के बाद एक होते रहेंगे जब तक कि जो जड़ से है ना बुराई को ख़त्म नहीं किया जाएगा और जड़ से ख़त्म करने के लिए सज़ा देना और पूरे मामले की तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।